Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is features of Indian political tradition, भारतीय राजनीतिक परंपरा की विशेषताएं। इस क्लास में हम जो भारत की राजनीतिक परंपरा थी, मतलब प्रीवियस टाइम से जो कुछ हो रहा था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या उसके फीचर्स थे, इसके बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि आपको पता है जो इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन है वो बहुत पुराना है। अब जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसे वैदिक काल, जो वेदों का काल थे उससे स्टार्ट होकर मुगल काल तक माना जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो वैदिक काल से स्टार्ट है और मुगल काल तक है। ओके, और जो इसकी परंपरा है वो बहुत गौरवमयी है, मतलब लोगों को प्राउड है उस पर कि वो अभी भी आज भी है। अब इसको अनेक नामों से बुलाया जाता है, जैसे राजधर्म, राजशास्त्र, दंड नीति, नीति शास्त्र। ठीक है, ये सब इसके अदर अदर नेम हैं। अब इसके बहुत सारे मुख्य सोर्सेज भी हैं, स्रोत, जैसे प्राचीन साहित्य, वेद पुराण, धर्मशास्त्र, उपनिषद, महाकाव्य, जैन ग्रंथ और बौद्ध जातकों का प्रमुख स्थान है। मीन्स बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे हम भारतीय राजनीतिक परंपरा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा बिलीव किया जाता है जो भारत के फर्स्ट राजनीतिक विचारक थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे, वो कौन थे? मनु। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, मनुस्मृति। अब जिसके अकॉर्डिंग क्या था, यही पहले राजा थे और इन्होंने ही सबसे पहले राजशास्त्र के सिद्धांतों के बारे में बताया था। ठीक है, अब हम वन बाय वन जो भारतीय राजनीतिक परंपरा है इसकी विशेषताएं देखेंगे, मतलब इसमें क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, Now you can see your first heading is Administration of Government by High Class, उच्च वर्गों द्वारा शासन का संचालन। प्रीवियस टाइम में क्या होता था, प्राचीन भारत में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र 4 तरह के वर्ग थे। इसमें क्या होता था, जो स्टार्टिंग के 3 वर्ग हैं वो शासक वर्ग कहलाते थे। ठीक है, मतलब वो रूलर थे, रूल करते थे। और जो 4th वर्ण था, शूद्र वर्ण, वो इन तीनों वर्णों की सेवा करने का काम करता था। ठीक है, प्रीवियस टाइम में होता था ये। आज तो सब इक्वल हैं, लेकिन प्रीवियस टाइम में जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, ये 3 वर्ग हैं, ये शासक थे, रूलर थे। और 4th वर्ग शूद्र, वो इन तीनों वर्णों की सेवा के लिए था। अब ये वर्ण व्यवस्था कैसे बनाई गई थी? व्यक्ति के जन्म पर बेस थी कि इंसान का जन्म जिस वर्ण में हुआ है वो उसी वर्ण का है। ठीक है, जैसे ब्राह्मण का अगर कोई बेटा है या बेटी है तो वो ब्राह्मण ही है ना, और जो शूद्र का है वो शूद्र ही है। तो इस हिसाब से ये जो सिस्टम था ये किस पर बेस्ड था? बर्थ पे, बाय बर्थ। ओके, ऐसा माना जाता था जो क्षत्रिय हैं वो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? ब्रह्मा जी की भुजाओं से, मीन्स जो उनकी आर्म्स है उनसे क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उन्हें वीरता मिली हुई है, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं। और जो ब्राह्मण वर्ग है उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है, इसलिए वो उनका काम क्या है? वेदों का पठन पाठन करना। जो हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं, ठीक है, उनका जो पठन पाठन का काम होगा, कौन रीड करेगा, कौन लोगों को बताएगा, उसके बारे में वो काम किसका था? ब्राह्मण का था। और जो वैश्य वर्ण है उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पेट से हुई थी, इसलिए उन्हें समाज में श्रम, उत्पादन, व्यापार के कार्यों की प्राप्ति हुई थी, कि मतलब वो व्यापार का काम करेंगे, ट्रेड का। और जो शूद्र वर्ण है उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पैरों से हुई थी। ठीक है, इसलिए उनका काम क्या है? वो जो उच्च वर्ण है उनकी सेवा करेंगे। तो ये उनकी फिलॉसफी थी, ये सब बातें मनुस्मृति में लिखी गई थी, ये बुक मनु ने लिखी है। ठीक है, अब इन सभी वर्णों में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, सर्वोत्तम स्थान किसको प्राप्त था? ब्राह्मण वर्ग को। ठीक है, जो पंडित लोग होते हैं उन्हें सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था, इसलिए वही उन्हें ही राइट था सिर्फ कि वो धर्म को एक्सप्लेन कर सके, है ना, और धार्मिक अनुष्ठान कर सके। ठीक है, और जो क्षत्रिय राजा होते थे, क्योंकि क्षत्रिय ही राजा बनते थे सिर्फ, ठीक है, तो उनका जो राज्याभिषेक होता था वो भी कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे। ठीक है, तो क्षत्रिय ने स्वयं ब्रह्मा से अपनी शक्ति प्राप्त की है ऐसा माना जाता था, और जो क्षत्रिय राजा बनता था सब उसकी आज्ञा को, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। ठीक है, अब जो पुजारी होते थे ब्राह्मण, वही क्षत्रियों के सलाहकार होते थे, एडवाइज़र, वो उन्हें एडवाइस देते थे। और जो राजा राजकुमार हैं उनको धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से सबके काम डिवाइड थे बाय बर्थ, जो जिस उसमें जन्म लेगा उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर ऑन पॉलिटिक्स, राजनीति पर जाति आधारित सामाजिक संरचना का प्रभाव।
अब अगर हम प्रीवियस टाइम की बात करें, उसमें कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर था, मीन्स जाति के आधार पर लोगों को काम प्रोवाइड किए जाते थे। काम कैसे होंगे, कोई इंसान क्या काम करेगा, ये भी जाति के बेस पर था। ठीक है, अब सबके लिए काम डिवाइड थे, तो मैंने अभी आपको बता दिया। अब वो जो भी काम करेंगे और किस धर्म को फॉलो करेंगे या फिर उसका पठन पाठन है, ये सारा काम पहले ही डिसाइडेड था। अब इसमें जो राजा होता था उसका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क ये था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों को अपने वर्ण के अनुसार ही करे। मतलब जो जिस वर्ण का है उसी के अकॉर्डिंग उसे वर्क करना है। उससे हटकर अगर वो कोई वर्क करता है तो उसको गलत माना जाता था, असामाजिक माना जाता था, अनशोषण। ठीक है, अब नेक्स्ट, सभी जातियों व वर्णों को समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। मतलब सबको अपने वर्ण के अकॉर्डिंग राइट्स मिले हुए थे, सबको इक्वल राइट्स नहीं थे। ठीक है, अब अगर कोई अपने काम से दूसरे काम में इंटरफेयर करता है तो उसको पनिश किया जाता था। ठीक है, तो वहाँ पर उस समय इक्वलिटी नहीं थी। ये इस चीज़ों से वर्ण के आधार पर सब लोग सेपरेट थे। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल लाइफ एंड रिलीजियन, राजनीतिक जीवन और धर्म। ऐसा माना जाता था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर के पास जो गॉड हैं उनके पास वो ऑलमाइटी है, उनके पास सारी शक्ति है। वह हमें समाज और राज्य के रूप में दिखाई देता है। मतलब गॉड है कहाँ, जो समाज है हमारे आसपास, सोशल है और स्टेट है, उसी के रूप में हम उसे देख सकते हैं। और जो राज्य है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ऑरिजिन कैसे हुई है उसकी, दैवीय सिद्धांत की मान्यता से। मतलब भगवान ने खुद राज्य को बनाया है, स्टेट को फॉर्म किया है। ठीक है, अब उसके अनुसार जो राज्य है, स्टेट है, वो भी ईश्वर ने बनाया है, और जो राजा है उसे भी ईश्वर ने ही अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, रिप्रेजेंटेटिव, कि ये लोगों का भला करेंगे। ठीक है, अब वो जो भी काम करेंगे राजा, उन्हें सबको फॉलो करना होगा, है ना। और जो भी ये वर्क डिवीज़न है, वर्ण का डिवीज़न है, ये माना जाता था कि ये सब किसने करा है, ये सब भगवान ने किया। ये सब दैवीय सिद्धांत पर आधारित था। और जो धर्म की एजुकेशन है वो राजाओं को कौन देता था, वो पंडित लोग ही देते थे, सिर्फ उन्हें ही पढ़ने के राइट्स होते थे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इन जनरल ऑफ मोनार्ची गवर्नमेंट, राजशाही सरकार के सामान्य रूप में। अब प्रीवियस टाइम में राजशाही एक सामान्य राज व्यवस्था थी। मतलब जनरली देखिए तो वहाँ का जो राज व्यवस्था थी राजशाही, इसमें क्या होता था, क्षत्रिय वर्ण के ही शासकों को सत्ता मिलने से राज्य में राजशाही का विकास हुआ है। ऐसी धारणा थी कि जो क्षत्रिय वर्ण है वही क्या बनेंगे, राजा बनेंगे, उन्हें ही सत्ता मिलेगी, पावर मिलेगी। यही क्या है, यही राजशाही सरकार है। मतलब राजाओं के परिवार के लोग ही राजा बनेंगे और किसी को राजा बनने का राइट नहीं था। ठीक है, और यह एक सामान्य शासन व्यवस्था बन गई। फिर ऐसा ही हुआ राजतंत्र, या इसको राजशाही भी कह सकते हैं। ठीक है, मोनार्ची क्या होता है, राजतंत्र, मतलब राजा बनाए फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, है ना। तो सब क्षत्रिय वर्ण के ही राजा बनेंगे। इसके अलावा जो और वर्ण है उनसे कोई भी राजा नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि उन्हें वीरता है, उनके पास, वो लोग साहसी हैं। और ऐसी फिलॉसफी थी कि ये सब पहले से ही ऑलरेडी डिसाइड है कि वही लोग क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। इसे ही हम मोनार्ची गवर्नमेंट और राजशाही सरकार कह सकते हैं। ठीक है, और जो सारी पावर होती थी वो किसके पास होती थी, राजा के पास, और उसकी पावर को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टेट एसोसिएशन शेल एंड यूजफुल गवर्नमेंट, एसेंशियल एंड यूजफुल गवर्नमेंट। जो राज्य है वो एक उपयोगी एवं आवश्यक संस्था के रूप में। अब जो राज्य है वो कैसा है, वो हमारे लिए कंपलसरी है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कैसे मानी गई है, इसकी ओरिजिन हुई है दैवीय सिद्धांत के आधार पर। मतलब भगवान ने इसको बनाया है। ठीक है, इसमें जो मानव है उसके 3 लक्ष्य बताए गए हैं, 3 एम है किसी भी मानव के, इंसान के। कौन कौन से, धर्म, अर्थ व काम। ठीक है, धर्म, अर्थ व काम, जिन्हें राज्य के अभाव में हासिल करना असंभव है। मीन्स अगर राज्य नहीं होगा तो इन 3 टारगेट्स को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए जो समाज है, राज्य है, उस संस्था को हम नष्ट नहीं कर सकते, वो हमारे लिए कंपलसरी है। अब जैसे हम अगर अराजकतावादियों की बात करें तो वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे कि राज्य क्या है, एक कंपलसरी एविल है, इसको हमें
इसके अंडर में रहना हमारे लिए ज़रूरी है ना। इसके बिना हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएगी। और वो ये भी कहते थे कि मतलब अगर हम राज्य में रह रहे हैं तो इससे हमारी डेवलपमेंट पे भी इफ़ेक्ट होता है, हम ज़्यादा अच्छे से खुद को ग्रो नहीं कर सकते, है ना। इंसान का विकास ज़्यादा अच्छे से नहीं हो सकता, ठीक है। और जो इसके विचारक थे वो अराजकतावादियों से बिल्कुल विपरीत थे, है ना। उनका मानना था कि राज्य सबके लिए कंपलसरी है। जैसा कि आपको पता है समाज में मत्स्य न्याय होता है। इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे कमज़ोर व्यक्ति का शोषण। जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को अपना शिकार बनाती है, ठीक है। मतलब जो पावरफुल है वो छोटे अपने से कमज़ोर व्यक्ति को क्या करेगा, दबा लेगा, है ना, या फिर उस पर अपना शासन करेगा। तो इसे ही क्या कहा जाता है, मत्स्य न्याय कहा जाता है। तो समाज में यही व्यवस्था चलती है। अगर राज्य नहीं होगा, हमारे आसपास समाज नहीं होगा, तो क्या होगा, जो कमज़ोर है उसको ताकतवर दबा लेगा, ठीक है। तो इस सिस्टम से छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय बचता है कि जो राज्य है और समाज है वो होना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारतीय राजनीतिक चिंतन प्रणाली का मेन उद्देश्य है, मेन एम है, वो मानव जीवन का कल्याण करना रहा है। मीन्स किसी तरह इंसानों का अच्छा हो, उनका डेवलपमेंट हो, फिर चाहे राज्य या सरकार का स्वरूप जो भी रहा हो। मीन्स चाहे जो स्टेट है और जो गवर्नमेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन जो उसका मेन एम है वो क्या है, लोगों का कल्याण करना, ठीक है। और सभी का मत व्यक्ति के विकास व कल्याण के लिए ही रहा है। मतलब जितने भी राजा हैं या जो भी सिस्टम है प्रीवियस टाइम में, सबका एम यही रहा है कि जो इंसान है उनका मैक्सिमम डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरक्की हो, ठीक है। तो ये थे इसकी विशेषताएं। नेक्स्ट क्लास में हम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस टाइम में धर्म की क्या वैल्यू थी और उसकी क्या मीनिंग लगाया जाता था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।